Hello everyone, welcome to EduTap. So today we'll be discussing the duties of a banker. So this video is a part of our Jaffrey online classes जिसमें हम हर मंडे टू सैटरडे आपके साथ अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और हर वीडियो के एंड में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ अ बैंकर. इससे पहले हमने राइट्स ऑफ बैंकर डिस्कस किए हैं पीपीबी में एंड उसके अलावा एएफएम करवाते हैं निशान सर एंड आईईआईएफएस का कंपोनेंट सुरेंद्र सर कवर करते हैं. So these videos come at 7 p.m. every day from Monday to Saturday. So let's start with the topic. So एक बैंक है, उसके मल्टीपल राइट्स होते हैं जो हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस किया है, लेकिन कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो एक बैंकर को फुलफिल करनी है, जिसमें से पहली ड्यूटी है टू मेंटेन सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. जो भी डेटा बैंक के पास जाता है वो बहुत सेंसिटिव होता है. आपकी पूरी अकाउंट डिटेल्स, आपकी केवाईसी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल है. तो बैंक की ड्यूटी है कि उस डेटा को सीक्रेट ही रखे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखे. इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. उसके बाद ऑनर चेक्स. अगर आपके बैंक अकाउंट में सफिशेंट मनी है, सफिशेंट बैलेंस है और आपने चेक भी प्रॉपरली फिल किया है, तो यहाँ पे बैंक की ड्यूटी है कि उन चेक्स को ऑनर किया जाए, वो चेक्स डिसऑनर ना हो. अगर वो चेक डिसऑनर होते हैं तो फिर ऑब्वियसली जो ड्रॉअर है उसको दोबारा से चेक इशू करना पड़ेगा. तो इसमें अगर कोई भी गलत डिसऑनर होता है और ड्रॉअर दोबारा से चेक्स इशू करता है तो उसमें कोई भी एक्सपेंसेस हैं, कोई भी ड्रॉअर को नुकसान है, तो उसे फुलफिल बैंक को करना पड़ेगा. ठीक है. अगला है मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स. जो भी कस्टमर का डेटा है या जो भी लीगली बैंक को डेटा रखना रिक्वायर्ड है, उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी बैंक को मेंटेन करने चाहिए. ठीक है. उसके बाद फॉलोइंग द कस्टमर्स इंस्ट्रक्शंस. जो भी कस्टमर हैं वो कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर मान लीजिए मैंने बैंक को अपना एजेंट बना रखा है कि मेरे जो भी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर का बिल है, आप उसे पे करेंगे मेरे अकाउंट में से पैसा डिडक्ट करके हर महीने की 5 तारीख को, तो यहाँ पे जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं एज इट इज़ बैंक को वो माननी पड़ेंगी. उसके बाद है नोटिस बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट. अगर बैंक को कोई दिक्कत आ रही है, उन्हें लगता है कि ये जो अकाउंट है इट इज़ नॉट बीइंग यूज प्रॉपरली, या फिर बार बार इनका ओवरड्राफ्ट का पेमेंट नहीं आता है या कोई इशू लगता है, तो वो अकाउंट क्लोज कर सकते हैं कस्टमर का, बट आफ्टर ड्यू नोटिस. नोटिस देने के बाद बैंक कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर सकता है. अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. कहाँ पे बैंक डेटा डिस्क्लोज कर सकता है, नॉर्मली नहीं करता है, लेकिन एक्सेप्शंस क्या हैं. तो सबसे पहली एक्सेप्शन है कंपल्शन ऑफ लॉ. ठीक है. तो जहाँ पे अंडर एनी लॉ रिक्वायर्ड है बैंक को डेटा रिवील करना, प्रॉपर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर अथॉरिटीज़ डेटा मांगती हैं तो बैंक को देना पड़ता है. जैसे अंडर बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, समन्स बाय क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट. सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट अगर डेटा मांगते हैं तो वो देना पड़ेगा. इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, आरबीआई एक्ट, फेमा एक्ट, इनके अंडर डेटा मांगा जाता है तो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ देना है. जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर है, आईटीओ बोलते हैं, वो या उससे हायर अथॉरिटी ही डेटा डिमांड कर सकती है प्रॉपर अंडर द एक्ट. तो उस प्रोसीजर से मांगा जाता है, या पुलिस मांगती है अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो वो डेटा बैंक को रिवील करना पड़ता है, चाहे वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है कस्टमर का. उसके बाद ड्यूटी टू पब्लिक टू डिस्क्लोज. कहीं कहीं पे पब्लिक के प्रति भी बैंक की ड्यूटी है डेटा को डिस्क्लोज करना. जैसे कि उन्हें लगता है कि ये जो इन अकाउंट है ये लॉ के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है, ये अकाउंट का पैसा कंट्री के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है, एलियन कंट्री को, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उन्हें हेल्प करने में यूज़ किया जा रहा है, तो फिर पब्लिक को ये चीज़ डिस्क्लोज की जा सकती है. ये कहीं क्राइम के लिए यूज़ हो रहा है, साइजेबल फंड्स इधर से उधर हो रहे हैं गलत एक्टिविटीज़ के लिए, तो यहाँ पे पब्लिक को डिस्क्लोजर किया जा सकता है. लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि कहाँ पे पब्लिक को डेटा डिस्क्लोज किया जाए, कौन कौन से वो ट्रांजैक्शंस हैं, कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें डेटा डिस्क्लोज किया जा सकता है, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कहीं पे भी कोई लिस्ट नहीं है. इसीलिए बैंक को बहुत ध्यान से ये सब करना होता है. अगर बाय चांस बैंक कोई इंफॉर्मेशन अनजस्टिफाइबली रिवील कर देता है, जहां रिवील नहीं करनी है वहां कर देता है, या कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे कस्टमर को या फिर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान होता है, तो बैंक को लाइबिलिटी देनी पड़ती है, लाइबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है अपनी. बैंक को कोई भी नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, चाहे वो कस्टमर को हुआ हो चाहे वो थर्ड पार्टी को हुआ.
ठीक है। तो बैंक ऐसे अपने आप से डेटा अगर रिवील करता है बिना मतलब के या गलत इन्फॉर्मेशन करता है, मान लो जैसे कस्टमर को नुकसान हो, वो मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसे लाइबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी अपनी। फिर डिस्क्लोजर इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंक इटसेल्फ। अब आप मान लीजिए कि मैं एक बैंक के पास जाती हूँ लोन लेने के लिए। अब उस बैंक को मेरी क्रेडिट हिस्ट्री जाननी है, तो वो किसके पास जा सकता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास जा सकता है। जब भी बैंक के पास कोई कस्टमर आता है, उसका डेटा भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को दिया जाता है। कोई भी मुझे लेंडिंग करनी है, बोरोइंग करनी है, तो मैं बैंक के पास जा रही हूँ, मुझे कुछ भी पैसा बोरो करना है, तो वहाँ पे बैंक मेरा डेटा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को देता भी है, उनसे डेटा लेता भी है। तो एक बैंक या जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो लेंडिंग करते हैं, उन्हें हमेशा हर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मेंबर बनना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे बैंक अगर बोरोर अकाउंट की इंफॉर्मेशन गारंटर को देता है, गारंटर को देना जरूरी है जो उस लोन के लिए गारंटी दे रहा है, वहां पे भी अपने इंटरेस्ट के लिए बैंक इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहा है, क्योंकि कल अगर वो मेन पर्सन पैसे नहीं पे करता है तो उसकी जगह गारंटर पैसे पे करेगा ना। तो यहाँ पे भी अपने इंटरेस्ट के लिए बैंक इन्फॉर्मेशन रिवील कर सकता है, ठीक है। उसके बाद किसी और बैंक के साथ भी इंफॉर्मेशन कई बार डिस्कस करनी पड़ती है, रिवील करनी पड़ती है, को बैंकर को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो अपने इंटरेस्ट के लिए भी बैंक इंफॉर्मेशन रिवील कर सकता है। जहां पे कस्टमर का एक्सप्रेस्ड या फिर इम्प्लाइड कंसेंट हो, वहां पे भी कस्टमर का डेटा रिवील किया जा सकता है। हर बारी रिटर्न में होना जरूरी नहीं है, कई बार इम्प्लाइड भी होता है। अब फिर एक ड्यूटी बैंक की रीजनेबल केयर की भी है। बैंक बहुत सारी कैपेसिटीज में कस्टमर के साथ डील करता है, एज अ डेटर, एज अ क्रेडिटर, एज एन एजेंट। वहां पे बैंक की ड्यूटी है कि वो अपनी जो भी रीजनेबल केयर हो उसे यूज़ करे, रीजनेबल केयर प्रोवाइड करे, कस्टमर को जहाँ जहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है वो सही से प्रोवाइड करे, कुछ भी जो है सीक्रेट ना रखे, प्रॉपर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस। कोई भी प्रोडक्ट अगर एक कस्टमर आपके बैंक से बाय कर रहा है तो आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द बैंक हैज द अथॉरिटी टू शेयर इन्फॉर्मेशन। कहाँ कहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है? पहला, रिया द वाइफ ऑफ अमर आस्क्स फॉर हिज पास्ट ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन। रिया अपने हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन डिमांड करती है बैंक से, क्या बैंक रिवील कर सकता है? नहीं कर सकता है। ना हस्बैंड वाइफ की इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ना वाइफ हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन ले सकता है, अनटिल एंड अनलेस उनका जॉइंट अकाउंट ना हो। जॉइंट अकाउंट है फिर तो ऑब्वियसली दोनों जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं, फिर तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अकाउंट की। दूसरा है, द इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कॉल्स फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कस्टमर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कॉल करता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। उसे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा सकती? एज आई मैंशन, कम से कम ITO लेवल का पर्सन होना चाहिए, इनकम टैक्स ऑफिसर या उससे हायर अथॉरिटी, वो उसको भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। क्रिमिनल कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट, कोई भी कोर्ट समन करता है बैंक को कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, तो वहाँ पे बैंक इंफॉर्मेशन रिवील कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत कौन सी है? पहली स्टेटमेंट बोलती है कि अगर बैंक थर्ड पार्टी को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और जानते हुए भी फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो वो लाइबल होगा उस थर्ड पार्टी के प्रति, अगर उस थर्ड पार्टी को कोई भी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन से लॉसेस सफ़र करने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, चाहे कस्टमर या फिर थर्ड पार्टी को अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है तो फिर बैंक लाइबल होता है नुकसान के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नहीं है, सही है, हमें गलत देखनी है। If banker discloses information unjustifiably, he shall be liable to customer। जहाँ पे बैंक को इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील करनी चाहिए थी, वहाँ पे भी उसने इन्फॉर्मेशन रिवील की है, तो वो कस्टमर के प्रति लाइबल होगा, बिल्कुल सही। अ बैंक इज लाइबल टू द कस्टमर बट नॉट टू द थर्ड पार्टी फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर बैंक इन्फॉर्मेशन रिवील करता है जिससे कस्टमर या थर्ड पार्टी को नुकसान होता है, दोनों के प्रति ही बैंक लाइबल होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पे लिखा है नॉट लाइबल, लेकिन ये गलत है, हमें इनकरेक्ट ही देखना है। नेक्स्ट है, ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर्स ऑफ डैश CICs। एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को कितने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का मेंबर बनना जरूरी है? 1, 2, 3 या फिर ऑल? तो आंसर है ऑल। सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का मेंबर बनना कंपलसरी है।
लास्ट आपका होमवर्क क्वेश्चन है, डैश क्रिएट्स एन इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन टू कीप द अफेयर्स ऑफ द कस्टमर ऑन ऑफ द अकाउंट ऑफ कस्टमर सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल। ये बोलते हैं कि इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन है, कहीं लिखा नहीं है तो भी एक इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन आ जाती है बैंक के ऊपर कि जो भी कस्टमर के अफेयर्स हैं अकाउंट से रिलेटेड जो भी डेटा है उसे सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रखना है। क्या क्रिएट कर रहा है इस इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन को? वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जो बैंक और कस्टमर के बीच में है, कोई सीक्रेसी के लॉज हैं, या ये बिजनेस एथिक्स है, या नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। एंड अगर आपको अपनी तैयारी में कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, यू कैन सेंड ऑल ईमेल ऑन दिस ईमेल आईडी hello@edutap.co.in। उसके अलावा कोई भी सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस से कुछ भी सहायता मिल रही है अपनी प्रिपरेशन में, सो डू सब्सक्राइब। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।